हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आई एम राहुल मिश्रा और ये हम लोग का ओरिएंटेशन क्लास है फॉर बीपीएससी मेंस रीइग्नाइट बैच। मेंस रीइग्नाइट जो आपका कोर्स है उसके लिए ये आपकी पहली क्लास कह लीजिए या ओरिएंटेशन क्लास कह लीजिए। इस क्लास के लिए हमारा क्या क्या एजेंडा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो इनिशियल पीरियड होता है प्रीलिम्स के पहले वाला, उस पीरियड में मेंस के लिए तैयारी करनी क्यों ज़रूरी होती है, कि उस टाइम कैसे आपको बैलेंस करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए भी या नहीं देना चाहिए, इस चीज़ पे बात करेंगे। फिर आएंगे कि रीइग्नाइट जो आपका बैच है, जो रीइग्नाइट आपका कोर्स है, ये बाकी किसी मेंस कोर्स से कैसे डिफ़र करता है। जो चीज़ें आप किसी भी मेंस के कोर्स में एक्सपेक्ट करते हो कि आपको पढ़ाया जाएगा या आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे मेंस के बैच अमोक से अगर इसको कंपेयर करो या दक्ष से कंपेयर करो तो कैसे डिफ़र करता है। फिर इस कोर्स में आपको क्या क्या दिया जाएगा, इस कोर्स का कैसा फ्लो रहेगा, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, ये सारी चीज़ें हम ओरिएंटेशन क्लास में समझ लेंगे, ताकि इसके आगे जो आपकी क्लासेस हों, इसके आगे की जो आपकी जर्नी हो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, ताकि आपको बार बार ये परेशानी नहीं हो कि आपको समझ नहीं आए कि भाई इसमें जो ऑफलाइन टेस्ट बताया गया है कि मुझे 24 ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, उनका सिलेबस क्या होगा, उनका टाइमिंग क्या होगा, या मुझे बोला गया है कि मुझे 346 टॉपिक्स के नोट्स दिए जाएंगे, मुझे उस पर एक रेडीमेड कंटेंट दिया जाएगा, तो वो कैसे दिया जाएगा। तो वंस एंड फॉर ऑल हम सारी चीज़ों को एक बार तरीके से समझ लेंगे, ताकि इस कोर्स में हमें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन अभी इस टाइम पे क्यों करनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट से अगर आप बात कीजिएगा ना, तो उनका ये रहेगा कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं किया मैंने, तो फिर मेंस के लिए अभी प्रिपेयर करने का फ़ायदा क्या है। तो लेट सपोज़ कि आपका 26 जुलाई को पेपर हो जाता है प्रीलिम्स। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर और आएगा अक्टूबर। बीपीएससी ट्राई कर रहा है अपने साइकिल को इस वाले फेज़ में ले आने का, कि जुलाई मतलब जून जुलाई तक वो प्रीलिम्स का पेपर ले ले और सितंबर अक्टूबर के अराउंड वो मेंस का सिलेबस ले ले। वो दिख रहा है उनके नोटिफिकेशन वगैरह से कि वो ट्राई कर रहे हैं कि इस साइकिल को, मतलब उनकी जो ईयरली साइकिल है, वो इस एरिया में लेके आ जाए। तो अगर वो अक्टूबर में मेंस का आपका पेपर मिल लेते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास जो मेंस के प्रिपेयर करने के लिए, मेंस के लिए जो प्रिपेयर करने का टाइम होगा वो अगस्त और सितंबर का होगा। अगर आप इस टाइम पे कोई भी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, मतलब प्रेन्स के लिए अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कम्प्लीटली आप इस फेज़ में अप्रैल मई जून, अगर आप इस ड्यूरेशन में मेंस के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपको इस टाइम में क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। दूसरा, इसको मेमोराइज़ करना होगा। आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करने होंगे। टाइमिंग पे काम करना होगा। वैल्यू एडिशन पे काम करना होगा। फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट देने होंगे। उन टेस्ट पे जो आपको फीडबैक मिलेगा उस पे काम करना होगा। तो इतनी सारी चीज़ें कि कंटेंट बनाने से लेके उसको याद करने से लेके फुल लेंथ टेस्ट देना प्लस उसको इम्प्लीमेंट करना, ये 2 महीने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बीपीएससी का मेंस का सिलेबस इतना भी मुश्किल नहीं है कि इसको नहीं किया जा सके, लेकिन एक जो होता है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर लेना, कि आप जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वेटरन है मतलब कि 2 बार 3 बार मेंस लिख चुके हैं, उनके लेवल पे आ जाओ, इस 2 महीने में इतने काम को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। कोई भी स्टूडेंट जो बीपीएससी की प्रिपरेशन करता है, तो वो जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल गलती जो कर देता है ना, वो यही होती है कि वो प्रीलिम्स के लिए जब प्रिपेयर कर रहा है ना, तो वो मेंस को बिल्कुल ही भूल जाता है। वो किसी भी चीज़ को करने की कोशिश ही नहीं करता है। अगर वो थोड़ा बहुत ही काम कर ले, अगर उसके पास मान लीजिए कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, एसए है, डीआई है, ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं,
इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स को वो पिक करके अगर उन पे बस वो काम कर ले तो उसका एक लोड कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इस फेज़ में मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लिया, उस पर आंसर राइटिंग कर ली, उस पर कंटेंट बना लिया, उस कंटेंट को याद कर लिया, तो कभी ना कभी तो आप ये मान के चल रहे हैं ना कि आपको मेंस देना है। ऐसा तो नहीं है कि आप इसी लूप में फंसे रहना चाहते हैं कि प्रीलिम्स करूंगा, क्वालिफाई करूंगा, मेंस में फेल करूंगा, फिर प्रीलिम्स करूंगा। इस फेज़ में तो आप नहीं रहना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि एक बार में मेरा पूरा फेज़ कंप्लीट हो, पूरी साइकिल में बाहर तक निकल जाऊँ इसमें से। तो इसलिए करना क्या चाहिए कि इस फेज़ में आपको कुछ सब्जेक्ट्स को पिक करके उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, उस पर आंसर राइटिंग कर लेनी चाहिए, आंसर राइटिंग स्किल्स सीख जानी चाहिए, ताकि जब आप यहाँ जाएं तो आपका लोड ऑलरेडी कम हो रखा हो, आपके पास गिनती की चीज़ें करने को रहें, और थोड़े से सब्जेक्ट्स करने के बाद आपका ये कंटेंट का सॉर्टेड हो जाए, आपका मेमोराइजेशन सॉर्टेड हो जाए, और फिर आप बस वैल्यू एडिशन और टाइमिंग इम्प्रूव करने पे लग जाए। सो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों आपको मेंस के लिए अभी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और प्रीलिम्स के लिए आप बिल्कुल यहाँ से, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी से ऑल इन मेंस के लिए हो जाएं आपको थोड़ा सा अपने टाइम को बैलेंस करना होगा। आपने अगर हमारा डायग्नोसिस टेस्ट दिया है, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने बहुत बार बताया है कि कैसे अपने आप को टाइम को बैलेंस करना चाहिए। अगर उसमें आपको 60 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेंस को ज़्यादा टाइम दे दीजिए, अगर 40 ही नंबर आ रहे हैं तो प्रीलिम्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। लेकिन जितने भी हों, मेंस को कुछ ना कुछ सेगमेंट आपको देना ही देना है, ठीक है। अब आते हैं कि ये बैच क्या है, या मोर इम्पॉर्टेंटली कि ये बाकी के मेंस के बैचेस से कैसे डिफ़र करेगा, और कौन से स्टूडेंट्स को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, या लेकिन अगर दूसरे स्टूडेंट्स हैं तो वो इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो उसके लिए इस स्लाइड पे आते हैं। अगर आप थोड़े से स्टूडेंट की कैटेगरी को देखिएगा ना कि किस टाइप के दो स्टूडेंट्स किस किस तरीके से हो सकते हैं। एक ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने मेंस दे रखा है, जिनका एक बारी को सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। एक ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि बिल्कुल ही नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी सिर्फ प्रीलिम्स प्रिपेयर करना शुरू किया है। इस दो एक्सट्रीम के बीच में सारे के सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेंस 2-3 बार दे रखा है, जो बिल्कुल ही अपने सिलेबस के साथ रेडी हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट जो अभी अभी प्रिपरेशन के अंदर आए हैं, जिन्होंने अभी बस प्रीलिम्स को ही प्रिपेयर करना शुरू किया है। इसी कैटेगरी के बीच में सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स लाई करते हैं। अब जो रेगुलर आपके मेंस के कोर्सेज होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको एक एक करके टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। टॉपिक्स पे आपको लेक्चर दिया जाता है, वो टॉपिक आपको समझाया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जो लैक करती है वो ये है कि आपको उस पर आंसर कैसे लिखना है ये नहीं समझाया जाता है, ठीक है। उस पर आपको कैसे डायमेंशंस एक्सट्रैक्ट करने हैं, उस नॉलेज को आपको राइटिंग में कैसे इम्प्रूव करना है, ये आपको नहीं समझाया जाता है। वहीं पे आपका आता है रीइग्नाइट अमोघ बैच या दक्ष बैच से कैसे डिफ़र करता है कि यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासरूम नहीं दी जा रही है, आपको टॉपिक्स पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, आपको उस पर आंसर लिखना सिखाया जा रहा है, आपको उसका कंटेंट दिया जा रहा है, आपको उस पर टेस्ट लिया जा रहा है, आपको उन टॉपिक्स का टेस्ट लेके इवैल्यूएशन दिया जा रहा है कि जो चीज़ें आपको आंसर राइटिंग के लिए सिखाई गई वो आप टेस्ट में जाके इम्प्लीमेंट कर पाए कि नहीं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो एक बार 2 बार मेंस दे चुके हैं, जिनके टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर वो उन क्लासेस के बाद इन टॉपिक्स पे अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करने लगते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीइग्नाइट जो बैच है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको टॉपिक्स बहुत ज़्यादा समझाए नहीं जाएंगे, इसमें आपको टॉपिक पे कंटेंट दिया जाएगा और उन टॉपिक्स पे आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, उन टॉपिक से आपको डायमेंशंस कैसे एक्सट्रैक्ट करने चाहिए, उन टॉपिक से आपको उस अंडरस्टैंडिंग से फ्लो चार्ट बनाना कैसे आना चाहिए, आंसर को और प्रेजेंटेबल कैसे बनाना चाहिए, इस पर फोकस किया जाएगा। और उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स पे आपसे टेस्ट लिया जाएगा और उसकी डिटेल इवैल्यूएशन की जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा समझ आया होगा आपको कि ये प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये प्रोग्राम आपकी आंसर राइटिंग के डायरेक्शन में जा रहा है, आपको लिखना सिखाने वाला है और आपके रेगुलर टेस्ट लेने वाला है अभी से। मेंस के बाद मेंस टेस्ट सीरीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी से राइटिंग सीख रहे हैं थ्रू कंटेंट, थ्रू आंसर राइटिंग सेशंस, थ्रू वीकली टेस्ट इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड।
ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं रीइग्नाइट में। रीइग्नाइट ये तो आप समझ गए कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर मेंस कोर्स। ठीक, सबसे पहले क्या होगा कि आपको नोट्स दिए जाएंगे, या उसके पहले एक चीज़ और बतानी रह गई। अगर आप बीपीएससी मेंस के सिलेबस को देखिएगा ना, तो बहुत ही सॉर्टेड सा सिलेबस है, और पीवाईक्यूज़ को देख लीजिएगा तो वो सिलेबस और भी सॉर्टेड हो जाता है कि भाई इनको बिल्कुल एक फ़िक्स थीम पे ही पूछना होता है। तो उन थीम्स को, उन सिलेबस के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके टोटल जो आपका जीएस का सिलेबस है उसमें से 300 अराउंड 46 टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यही 346 टॉपिक्स जो हैं वो आपके एंकर बनेंगे टू कंप्लीट द होल सिलेबस। हमने इन 346 टॉपिक्स का शॉर्ट लिस्टिंग किया है। अगर आप अपने कोर्स डिस्क्रिप्शन में अगर जाके जो आपका डिटेल शेड्यूल है उसको जाके देखिएगा तो वो लिस्टिंग प्रॉपर प्रोवाइड की गई है कि पॉलिटी में कितने टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री में कितने टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के कितने टॉपिक्स हैं, फिर साइंस एंड टेक के कितने टॉपिक्स हैं। सबको सम अप कीजिएगा तो अराउंड 346 आते हैं। तो हमारा मोटिव क्या रहने वाला है कि इन 346 टॉपिक्स के अगर हम कंटेंट को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि हर टॉपिक के लिए मेरे पास एकदम कॉन्साइज कंटेंट, एकदम ऐसा कंटेंट कि उसके बाद मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक पे मुझे ये समझ आ गया कि इस पे आंसर कैसे लिखते हैं, इसके डायमेंशंस कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, और उन हर टॉपिक के बंच पे मैंने टेस्ट दे दिया, तो इससे ज़्यादा तो मेंस के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यही मेन चीज़ है ना कि अगर मेरे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बाद तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मेरे पास हर टॉपिक के लिए नोट्स रेडी रहें। नोट्स रेडी रहेंगे तो उनको मैं याद कर लूँगा, रिवाइज़ करूँगा, एक्टिव रिकॉल करूँगा, उस पर आंसर लिखना सीखूँगा और उसके बाद उस पर टेस्ट दूँगा। तो यही कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके इस बैच का कि सबसे पहले हम टारगेट करेंगे कि हम किसी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला जो आपका वीक है ये पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। सपोज़ कीजिए पॉलिटी में मान लीजिए कि हमारे पास 40 टॉपिक है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, और पॉलिटी को हम 4 वीक में कंप्लीट करने वाले हैं। दैट मीन्स कि हर वीक हम 10 टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं कि 10 टॉपिक हम कर लेंगे। अब इसका वीकली स्ट्रक्चर हम कैसे करते हैं कि ये जो 10 टॉपिक हमने इस वीक के लिए डिसाइड किए हैं, सबसे पहले मंडे को हम सारे के सारे टॉपिक्स का आपको नोट्स दे देंगे। उस नोट्स को आप पढ़िएगा, उसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, उस पे आप डायमेंशंस एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो आपका ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे आपके 3 राइटिंग सेशंस होंगे कि अगर उन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ से डायमेंशंस कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं, उन टॉपिक्स को आंसर में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, कैसे आप बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन टॉपिक्स के आंसर को। ये सारी चीज़ें उन्हीं 10 टॉपिक्स के लिए होने वाली हैं जो टॉपिक हमने इस वीक के लिए डिसाइड किए। फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक आ गए ना। फ्राइडे को हम उस पर एक डाउट सेशन लेंगे कि भाई आपने ये 10 टॉपिक किए, अब इसमें आपको कोई डाउट है तो बताइए। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप लाइव डाउट हमसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो आपने टॉपिक दिया था उसमें ये इशू हो रहा था, मैंने आंसर लिखने की कोशिश की, यहाँ अटक जा रहा हूँ, या इसकी हेडिंग कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं फ्लो चार्ट में कैसे दिखा सकता हूँ। तो ये आप डाउट हमसे फ्राइडे को पूछ सकते हैं। ठीक है, सैटरडे जो होगा वो आपको रिवीजन के लिए दिया जाएगा कि सैटरडे को भाई आप सारी चीज़ें रिवाइज़ कीजिए, और संडे को आप आके आइदर इन ऑफलाइन और इन ऑनलाइन मोड टेस्ट दीजिएगा। उस टेस्ट का आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलेगा। ये स्ट्रक्चर जो है मंडे से लेके संडे तक का हर वीक यही रिपीट होगा। जैसे इस वीक के लिए ये 10 टॉपिक थे, अगले वीक के लिए अगले 10 टॉपिक आएंगे, उन 10 टॉपिक का आपको नोट्स मिलेगा, फिर उस पर आपको राइटिंग सेशन मिलेंगे, उसका आपका डाउट सेशन होगा, और फिर आपका वीक के एंड में टेस्ट होगा। ये आपका कंप्लीट 346 टॉपिक्स के लिए इसी तरीके से हर वीक चलते रहेगा। और आई गेस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं। हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ लिया, उस पर नोट्स बनाना मेरा रह गया, या उस पर आंसर लिखना मेरा रह गया, उस पर आंसर कैसे अच्छा किया जा सकता है ये मेरा रह गया। अब वो रहते रहते ऐसा पॉइंट आ जाता है कि मैं भूल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मैंने क्या पढ़ा था।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी टाइम आप उस टॉपिक को समझिए, उस टॉपिक के नोट्स रेडी कर लीजिए, उस पर आंसर राइटिंग कर लीजिए और वीक में आके टेस्ट दे दीजिए, संडे को टेस्ट दे दीजिए। ये कंप्लीट साइकिल होते ही आपका वो टॉपिक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सैम्पल फॉर्मेट है कि आपको नोट्स मिलेंगे कैसे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपका टॉपिक नंबर 1 है पॉलिटी के लिए, तो इसके जो नोट्स मिलेंगे वो इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। ये नोट्स ऐसे होंगे कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको रेफ़र करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, इसको अपने पास रख लेने के बाद आपको किसी भी और नोट्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है PYQ से या किसी टेस्ट के बाद, तो आप इसी में अपना वैल्यू एडिशन करेंगे। ये आपके ऐसे रेडीमेड बेस नोट्स बन जाएंगे जिस पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी ज़्यादा बनाया गया है ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। इसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह माइंड मैप्स वगैरह सब चीज़ें डाली गई हैं ताकि आपको इसमें बोरियत फील ना हो। जो बिल्कुल एकदम बेसिक नोट्स हो जाते हैं ना, वो थोड़े से ना बोरिंग होने लगते हैं कुछ टाइम के बाद। इसीलिए आप देखते हैं कि उसको आप हाईलाइट करते हैं, ये करते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा कलरफुल रखा गया है। इसका एक आपको प्रिंटेबल वर्जन भी मिलेगा जो आप प्रिंट करा सके आराम से, ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में अगर आप प्रिंट कराते हैं तो वो दोनों फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नोट्स हो गया। सिमिलरली देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आपका नोट्स हो गया, इवोल्यूशन वगैरह सब अच्छे से समझाया गया है। तो ये जस्ट मैंने आपको सैम्पल के लिए दिखा दिया कि इस टाइप से आपको नोट्स मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। अब अगर कंप्लीट कोर्स के टाइमलाइन की हम बात करें, जो कि आपको जो आपका कोर्स शेड्यूल है उसके अंदर प्रॉपरली अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन अगर मोटा मोटी एक रफ़ आइडिया आप दूँ आपको, तो ये अभी क्या चल रही है, अभी चल रहा है आपका अप्रैल चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आएगा मई, फिर आएगा जून। ये जो जुलाई वाला टाइम है इसमें आपको ब्रेक क्यों दिया गया है? ब्रेक आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वो टाइम होगा जिस टाइम आप प्रीलिम्स के लिए फुल्ली फोकस करते हैं। ये वो टाइम नहीं है जब आप पूरी तरह प्रीलिम्स वो डेडिकेट कर दें। इसमें आप धीरे धीरे डिक्रीज़ करेंगे टाइम। जैसे अगर मान लीजिए कि आप 10 घंटे पढ़ते हैं, आपने अभी डिसाइड किया कि आप 5 घंटे प्रीलिम्स को देंगे, 5 घंटे मेंस को देंगे। मई जब आया तो आपने डिसाइड किया कि अब थोड़ा सा प्रीलिम्स पास आ गया है तो मैं 6 घंटे प्रीलिम्स को देता हूँ, 4 घंटे मेंस को दूंगा। जैसे ही जून आया आपने बोला कि अब प्रीलिम्स और पास आ गया है, अब टाइम है कि 7 घंटे प्रीलिम्स को दिए जाएँ, 3 घंटे ही मेंस को दिए जाएँ। जैसे ही जुलाई आएगा अब वो टाइम है कि आप पूरा का पूरा टाइम प्रीलिम्स को दें, मेंस अब होगा प्रीलिम्स के बाद। लेकिन इतना करने के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन में, आप इस पोजीशन में हैं कि अब आप जैसे ही प्रीलिम्स के बाद स्टेप इन करेंगे आपने मेंस के लिए काफ़ी कुछ कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है। क्या बता रहा था मैं? अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हम आपको ब्रेक देंगे, अगस्त में फिर आपकी चीज़ें स्टार्ट होंगी, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी से। पॉलिटी जो है आपकी 4 वीक तक चलेगी और इसमें टोटल हम 53 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अप्रैल होने के बाद हम मई में आएंगे, मई में हम साइंस एंड टेक को करेंगे, इसमें हम अराउंड 60 टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो फ्लो बताया ना मैंने, सेम उसी फ्लो में होगा। हर वीक आपको एक सेट ऑफ टॉपिक दिया जाएगा। मान लीजिए साइंस एंड टेक के 15 टॉपिक्स आपको दिए गए, उस पर आपको आंसर लिखना सिखाया जाएगा, उस पर आपको कंटेंट दिया जाएगा, एक आपका डाउट सेशन होगा और फिर संडे को आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं, ठीक है। फिर साइंस के बाद जो ये आपका जून आएगा, जून में कुछ साइंस के बचे हुए टॉपिक्स है वो करेंगे, DI करेंगे और ऐसे करेंगे। इसमें टोटल आपके 15-20 टॉपिक्स हो रहे हैं। फिर हम आएंगे एक ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही हम छूटेंगे अगस्त आएगा, इसमें हम हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री को हमने लास्ट में क्यों रखा है, मतलब नेक्स्ट फेज़ में क्यों रखा है? क्योंकि सिलेबस बहुत सॉर्टेड है। अगर हम मुश्किल चीज़ों को, मतलब पॉलिटी, साइंस एंड टेक, DI, ऐसी चीज़ों को अगर हम पहले कर लेते हैं ना तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आ जाता है और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में हम अराउंड 60 टॉपिक्स को करेंगे। फिर सितंबर में हम IR को करेंगे, उसमें हम 52 टॉपिक्स करेंगे और अक्टूबर में हम इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ऐसे को फिर से करेंगे। इसमें अराउंड 106 टॉपिक्स हो रहे हैं। तो ये कंप्लीट आपका फ्लो रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई कि मंडे जो है उस दिन आपको सारे नोट्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अगर उस वीक के लिए आपको बोला गया है कि 15 टॉपिक हम पॉलिटी के कवर करने वाले हैं तो 15 टॉपिक के नोट्स आपको पॉलिटी के उस दिन मिल जाएंगे। फिर ट्यूसडे को आपका डिस्कशन सेशन 1 होगा, फिर वेंसडे को एक डिस्कशन होगा और थर्सडे को डिस्कशन होगा।
आंसर राइटिंग सेशन है ये। इसमें आपको समझाया जाएगा कि आंसर आपको इन टॉपिक्स पे अगर लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा। कोई एक क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग, जैसे सपोज कीजिए कि कल एक क्वेश्चन हम लेके आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, हाउ इट हैज़ इवॉल्व थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अब आपके पास कंटेंट पहले से रेडी था, आपको उस कंटेंट को इस आंसर में कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उस आंसर को बेटर प्रेजेंट करना है, बेटर स्ट्रक्चर करना है, ये सारी चीज़ें उन सेशंस के थ्रू हम आपको समझाएंगे। कंटेंट के लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे क्योंकि वो आपको डे 1 पे ही मिल जाएगा। फिर ये तीनों सेशन के बाद और इस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहा है तो फ्राइडे को हमारा एक डाउट सेशन होगा जिसमें आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। सैटरडे जो आपको दिया जाएगा रिवीजन डे दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है रिवीजन डे? क्योंकि आप इन सारे टॉपिक्स, इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें और संडे को जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहें। संडे को टेस्ट देने के बाद आपको 3 to 4 डेज़ में इसका इवैल्यूएशन मिल जाएगा और फिर से आप मंडे का अगले मंडे से दोबारा से नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स के लिए रेडी हो जाएंगे। सो दिस इज़ द कंप्लीट फ्लो ऑफ दिस प्रोग्राम और आई डोंट थिंक कि इससे बेटर प्रोग्राम आपके मेंस के प्रिपरेशन के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसमें आपको कंटेंट भी मिल रहा है, आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे ये भी सिखाया जा रहा है, आपके डाउट भी लिए जा रहे हैं, आपको मेंटरशिप भी दी जा रही है और आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है और उसके साथ आपको इवैल्यूएशन भी दिया जा रहा है। तो ये जो टाइम होता है ना, अप्रैल, मई और जून वाला, मतलब प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले वाला, इस टाइम पे अगर आपने आंसर राइटिंग अच्छे से कर ली, आपने अपने मेंस के कुछ पार्ट को प्रिपेयर कर लिया तो फिर आप बहुत सॉर्टेड रहते हो, बहुत बेटर चांसेस रहते हैं आपके मेंस के सिलेक्शन के। अदरवाइज़ इस बार भी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है ना, उनका एक ही रीज़न है कि वो प्रीलिम्स के पहले से मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, और जो स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं उनका एक सिंपल रीज़न यही है कि उन्होंने तैयारी ही मेंस के बाद, मतलब प्रीलिम्स के बाद करनी शुरू हुई। इस बार तो फिर भी उनको बहुत टाइम मिला, 4-5 महीने का टाइम मिल गया। यूजुअली इतना टाइम नहीं मिलता है और इतना टाइम नहीं मिलेगा तो ना तो आपका कंटेंट पूरा आपको याद हो पाएगा, ना तो आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ना तो आप वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आप आंसर लिखते हैं ना, मतलब फर्स्ट टाइम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैंने आज पढ़ा, ठीक है, इस पे जो मैं पहली बार आंसर लिखूंगा ना वो बहुत बेसिक आंसर होगा। उस पर मैं कंटेंट जो डालूंगा वो बहुत बेसिक लेवल का होगा। 1 बार 2 बार 3 बार लिखने के बाद जब थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है ना, तब आप उसमें वैल्यू एडिशन करना सीखते हो कि भाई यहाँ पे ना ये जो चीज़ ऐसे लिखी थी इसको थोड़े दूसरे तरीके से लिखा जा सकता था, इसमें इस टाइप से फ्लो चार्ट डाला जा सकता था। फ्लो चार्ट में भी आप इनोवेशन लाने की कोशिश करते हो कि देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी तक मैं कोई भी ग्राफ आता था, मान लीजिए कि इकॉनमी में कोई ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता था कि एक ऐसे बार ग्राफ बना देता था, एक ऐसे बार ग्राफ बना देता था। इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन आपने इतनी बार चीज़ों को पढ़ा, अब आप क्या करते हो, इनोवेशन करने की कोशिश करते हो। आप क्या करते हो कि ग्राफ ऐसे बनाया आपने, एक बार ऐसे बनाया और एक बार ऐसे बनाया, सेम ही चीज़ है लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो गया। ये कब हो पाता है? जब हमारे पास इसके लिए टाइम हो। अगर मैं कंटेंट ही पूरा करने के पीछे भाग रहा हूँ, मैं टेस्ट ही देने के पीछे अभी भी भाग रहा हूँ, मुझे अभी कंटेंट याद ही नहीं हुआ है, तो फिर मैं इस इनोवेशन पे कभी जा ही नहीं पाऊँगा। दिस इज़ द रीज़न कि आपको अर्ली स्टार्ट लेना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर एक बार समराइज़ थोड़ा सा कर दें तो आप क्या क्या चीज़ें कवर कर लीजिएगा। जो आपका इनिशियल फेज़ है, मतलब कि प्रीलिम्स के पहले वाला फेज़ है, उसको अगर हम लोग फेज़ 1 बोले तो इसमें हम लोग पॉलिटी कवर कर लेंगे, इसमें हम अराउंड 53 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। साइंस एंड टेक कवर कर लेंगे, इसमें हम 67 टॉपिक्स को करने वाले हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन और ऐसे के कुछ एलिमेंट्स को हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे आपने देखा होगा कि दोनों तरफ थे, ऐसे आपका यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। ठीक है, तो ऐसे के कुछ एलिमेंट्स को फर्स्ट फेज़ में रखा गया है और कुछ को सेकंड फेज़ में भी रखा गया है। ठीक है, तो पॉलिटी हो जाएगा, साइंस एंड टेक हो जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस ऐसे हो जाएगा। प्रीलिम्स के जैसे ही बाद में हम आएंगे तो हिस्ट्री होगा हमारा, उसमें हम 60 टॉपिक्स को कवर करेंगे। IR होगा, उसमें 52 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिला के हम अराउंड 106 टॉपिक्स को करेंगे। ये कर लेने के बाद मेंस रुकने का कोई चांस होगा ही नहीं आपका। ठीक है, हाँ, 2 फेज़ स्ट्रक्चर जो आपको बताया कि दोनों फेज़ आपके अलग अलग होंगे। ये जो आपका प्रीलिम्स वाला गैप है
ये फ़ेज़ 1 है आपका, इसमें हम अराउंड 11 वीक्स को टारगेट कर रहे हैं। 128 टॉपिक्स का हमारा टारगेट है। इसमें हम पॉलिटी, एसएनटी, डीआई और एसए को टारगेट कर रहे हैं। फ़ेज़ 2 में हम क्या कर रहे हैं, 3 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। 13 वीक्स का टारगेट है हमारा। 218 टॉपिक्स, हिस्ट्री, आईआर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और ऐसे। तो दोनों फेज़ हम अलग अलग से भी समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स के पहले मेरा इतना काम हो जाएगा, प्रीलिम्स एंड दिस इज़ पोस्ट प्रीलिम्स, ताकि आपको पता रहे कि प्रीलिम्स के पहले मुझे क्या क्या कर लेना है और प्रीलिम्स के बाद मेरे पास क्या क्या चीज़ें बची रहेंगी करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि अब ये कोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इस कोर्स का अब आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाइएगा। अगर आपको अभी भी कोई भी इशू है, समझ नहीं आया है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप इस बैच के बारे में कोई भी इशू रहता है तो आप बात करके समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।